नमस्कार, मैं वृषभ जैन। मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। जमात ए इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेने की मांग सरकार से की है। प्रेस परिषद में ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड दिल्ली के संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल वहाब पारेख व महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ अब्दुल रऊफ शेख ने कहा कि नए प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ के संरक्षण और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्तियों को तहस नहस करने और हड़पने की एक साजिश करार है और हमारी मांग है कि सरकार इसे तत्काल वापस ले। विधेयक में वक्फ की परिभाषा, हैसियत और अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही सदस्यों की संख्या में वृद्धि के न पर पहली बार इसमें गैर मुस्लिमों को भी अनिवार्य रूप से सदस्य बनाने का प्रस्ताव लाया गया है, जिनकी संख्या 13 तक हो सकती है। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 26 के विपरीत है, जो अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें अपने तरीके से चला सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। देखिए, आज हमने प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी कि जो वक्फ संशोधन बिल 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में पेश किया और फिर पार्लियामेंट ने उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ रेफर कर दिया और पार्लियामेंट ने सभी भारत के नागरिकों से और स्टेक होल्डर से सबसे अपने ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन मंगाए हैं। लोग अपने ओपिनियन भेज रहे हैं, रिप्रेजेंट भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी वास्तविकता क्या है संशोधन की, क्योंकि कानूनी मामला है, ये पता नहीं है और ये न पता होने की वजह से लोग सही गलत किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं और इसकी सच्चाई क्या है ये लोगों के सामने आए और लोग सच्चाई को समझे और अपना सही रिप्रेजेंटेशन भेजे। इसलिए हमने सोचा कि आपके पत्रकारों के माध्यम से ये बात, सच्चाई की बात जो है ये लोगों तक पहुँचाए। ये इसका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। दूसरी बात है, जो संशोधन बिल है उसके पेश होने से लेकर के, तो उसके प्रोविज़न से लेकर के, तो ये सब हर चीज़ के ऊपर में हर कोई कॉमन आदमी का भी अपडेट करेगा अगर उसको पता चल जाए कि इसके संशोधन कितने डेंजरस है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे हर मज़हब को आज़ादी दी हुई है कि वो अपने मज़हब के, अपने धर्म के जो रिलीजियस प्लेसेस है और जो धर्म की धार्मिक प्रॉपर्टीज़ है उसका वो मैनेजमेंट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, आर्टिकल 26 के अंदर में क्लियर किया हुआ है। लेकिन संशोधन में क्या किया जा रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ये होता है प्योरली मुस्लिम धर्म के जितनी प्रार्थना स्थल है यानी जितनी भी जो देवस्थान है और देवस्थानों को दी हुई प्रॉपर्टीज़ है उसको एकत्रित वक्फ बोलते हैं और इसका मैनेजमेंट इस्लामिक तरीके से ही इस्लाम को मानने वाले लोग ही करते हैं। अब इस संशोधन में क्या किया जा रहा है कि इस्लाम ये है, वक्फ होता है बाय द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम एंड ऑफ द मुस्लिम। तो इसके अंदर में दूसरे लोग आकर के क्या करेंगे, क्यों करेंगे भाई, आना क्यों चाहिए? हर मज़हब को आज़ादी है। हिंदुओं के भी जो एंडोमेंट होते हैं या सिखों के एंडोमेंट होते हैं, क्रिश्चियनों के होते हैं, सब में उनको आज़ादी है कि वो अपना मैनेजमेंट खुद करें। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यूपी काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी गैर मुस्लिम इसके मैनेजमेंट में, मेंबरशिप में, एम्प्लॉय में नहीं रह सकता। वैसे तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का एक्ट है, उड़ीसा का एक्ट है, सब जगह है। सिख गुरुद्वारा का एक्ट के अंदर में भी ये प्रोविजन है, उसका प्रबंधन सिर्फ सिख करेंगे। वैसे मुस्लिम के वक्फ एक्ट में लिखा था कि इसका प्रबंधन सिर्फ मुस्लिम करेंगे। अब ये संशोधन में क्या प्रोविजन कर रहे हैं, इस तरह के प्रोविजन का मिनिमम 2 मुस्लिम 2 नॉन मुस्लिम तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी जो मेंबर है वो भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। कोई अगर बेईमान सरकार आ गई, राज्य सरकार, और वो चाहे कि ये हमारी सब वक्फ प्रॉपर्टी को छीन ले इनसे, तो वक्फ बोर्ड में सबसे पहले क्या करेंगी, 11 में से 7 मेंबर वो गैर मुस्लिम ला सकती है और चेयरमैन भी वो गैर मुस्लिम ला सकती है, ऐसी तरमीम है इसमें। और सीईओ भी गैर मुस्लिम आ सकता है। तो आप इमेजिन करिए, जिस इंस्टीट्यूशन में सीईओ गैर मुस्लिम होगा, चेयरमैन गैर मुस्लिम होगा और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर गैर मुस्लिम होगा, तो पूरा कंट्रोल किसके पास जाएगा, गैर मुस्लिम के पास में। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमान धर्म के बारे में ये है, मुसलमानों ने अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश कर दान की हुई प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट है। क्यों आप लेना चाह रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वैसे ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसका भी मैनेजमेंट वो इस तरह करना चाहते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में
सेंट्रल जो मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर उसका चेयरमैन होता है, और उसके अलावा वो 22 मेंबर का गठन करके CWC करना चाह रहे हैं। उसमें से भी 12 मेंबर चाह रहे हैं कि वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मिनिमम वो 10 मेंबर तो मुस्लिम रहेंगे, लेकिन 12 का प्रोविजन खुला छोड़ दिया। सरकार चाहेगी तो 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वैसे ट्रिब्यूनल का जो है, ट्रिब्यूनल में कोई भी आज भी कोई भी गैर मुस्लिम भी जज हो सकता है, लेकिन उसके साथ मुस्लिम स्कॉलर हुआ करता था। अब क्या कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर के प्रोविजन निकाल दिए। CEO पहले था मुसलमान कंपल्सरी मुस्लिम होना जरूरी था, अब क्या कर रहे हैं, मुसलमान को हटा दिया। कोई भी आ सकता है, कोई इनके विचार सरणी का आदमी को लाके वो प्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल के अंदर में जो जज है, जो उसका ट्रिब्यूनल के डिसीजन की फाइनलिटी थी, ट्रिब्यूनल मनाए क्यों जाते हैं कि कोई भी मामला जल्दी निपटे। अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, प्रॉपर्टी हड़पी है, तो कोर्ट में मामला जा रहा है तो कोर्ट जल्दी से उसको डिसाइड करे और वो डिसीजन फाइनल रहता है। तो एक्ट में प्रोविजन क्या थी, क्या ट्रिब्यूनल में ट्रिब्यूनल का जजमेंट फाइनल होगा, इसकी कोई अपील हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। लेकिन अब प्रोविजन क्या कर रहे हैं, नहीं, ट्रिब्यूनल का जजमेंट फाइनल नहीं होगा, इसके ऊपर अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यानी एक प्रॉपर्टी सदस्यों की जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती थी उसमें कुछ बदलाव है कि नए बिल में? नहीं, हाँ बिल्कुल। पहले जो बोर्ड होता था वो 7 मेंबर चुने जाते थे, इलेक्टोरल कॉलेज होता था। पहले MP अपना एक MP, 2 MP चुनते थे, सारे स्टेट के MLA अपने 2 MLA चुनते थे, सारे मुतवली 2 MLA चुनते थे, 2 मुतवली चुनते थे, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर मिला के 2 चुनते थे। ऐसे 4 दूने 8 मेंबर होते थे इलेक्टेड कैटेगरी के, और जो है 5 मेंबर होते थे नॉमिनेटेड कैटेगरी। वो स्कॉलर हो सकता था, NGO हो सकता था, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो सकता था। अब क्या कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा बोर्ड जो है सरकार नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन नहीं करेगी। ध्यान रखिए, सरकार जैसे बाकी बोर्डों में होता है, सरकार जो अपने पॉलिटिकल लोगों को उठाती है, नॉमिनेट अधिकार किसको होगा? नॉमिनेट अधिकार सरकार को रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्थानीय स्तर पे किसको होगा? स्थानीय स्तर पे किसी को नहीं ना, राज्य शासन का जो मंत्री रहता है माइनॉरिटीज़ का, और मुख्यमंत्री होता है, इनके हाथों में जाएगा। और जो मेन रहता है माइनॉरिटी मिनिस्टर, अब हमने जो देखा है कि महाराष्ट्र में भी 5 साल तक माइनॉरिटी मुसलमान नहीं था, तो हो सकता है कहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं हो, तो बोर्ड का पूरा गठन इस तरह। सवाल ये होता है कि मुसलमानों के अफेयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आज़ादी दी है, उसमें आप क्यों घुसना चाह रहे हैं, उसको आप डिस्टर्ब क्यों करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, ये बड़ा सवाल है। आपका ये दुरुस्ती विधेयक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी